गांधी हत्या क्यों हुई, इस बात को कभी आपने सोचने की कोशिश की? आरएसएस ने कभी जिन्ना को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आरएसएस ने कभी लियाकत अली खान को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आरएसएस ने कभी किसी अंग्रेज को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आरएसएस ने हत्या के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों चुना, यह कभी आपने सोचने की कोशिश की है? यह जब मैं सोचता हूं तो मुझे इसकी बहुत सीधी वजह लगती है। जब तक अंग्रेजों की गुलामी थी तब तक मामला दूसरा था, लेकिन जब देश आजाद होने वाला था तो दो तरह की विचारधाराएं देश में थी। आजाद भारत कैसा बनेगा इसको लेकर आजादी की जो लड़ाई है ना, जिसको हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, आजादी की लड़ाई बहुत क्लियर समझने वाली चीज है कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का मामला नहीं चल रहा था। जैसे आप कोई मकान खरीदते हैं पुराना, तो सिर्फ उस मकान को तोड़ने का मामला नहीं होता है, आपके दिमाग में एक प्लान होता है कि इस मकान को तोड़ेंगे तो नया मकान कैसा बनाएंगे, 3 मंजिल का बनाएंगे, दुकान नीचे निकालेंगे या क्या करेंगे। तो देश की आजादी के साथ एक मामला यह जुड़ा हुआ था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, 43-44 तक सबको पता था कि अब तो ये जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद देश कैसा बनेगा। एक तरफ कांग्रेस थी, गांधी और नेहरू और मौलाना साहब के नेतृत्व में, पटेल साहब के नेतृत्व में, जो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहती थी जिसमें सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग रहें, जिसमें बराबरी को एक मूल्य बनाया जाए और एक लोकतांत्रिक ऐसा देश बने जिसमें सारे लोग साथ में रह सकें। लेकिन इसके साथ एक और विचारधारा थी। वो विचारधारा या तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी या मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। मैं मुस्लिम लीग और आरएसएस के बीच में कोई फर्क नहीं करता, दोनों अपने अपने तरीके की आजादी चाहते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये कहते हैं देशभक्ति, तो मैं कहता हूं ठीक कहते हैं। वो देशभक्त इसलिए हमसे अलग हैं, या उनके लिए हम देशद्रोही इसलिए हैं कि देश का उनका कंसेप्ट ही अलग है, देश की उनकी कल्पना ही अलग है। जब आप सावरकर का हिंदुत्व पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो देश बनाना चाहते थे वो तो अलग देश था, थोड़ा बहुत अब दिखने लगा है, पूरी तरह से अब भी नहीं दिख रहा है। वो एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, जिन्ना को एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था, यानी धर्म आधारित राष्ट्र जिसमें एक धर्म का प्राधान्य हो और दूसरे धर्म का आदमी सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहे। और सिर्फ इतना नहीं, ये तो ऊपर से दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम में ऊपर से केवल हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, अंदर देखेंगे तो अदानी अंबानी भी दिखाई देते हैं ना आपको। सारा खेल तो उसी लिए है ना। तो उस तरह का एक देश चाहते थे, जैसे कि साफ साफ सावरकर लिखते हैं, किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं होगा, आजाद जो भारत होगा उसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं होगा। तो वो एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें पूंजीपति हो, पैसा हो कुछ लोगों के पास, और एक धर्म का शासन चले, धर्म के आवरण में। इसीलिए धर्म के बारे में बहुत, जब हम लोग धार्यः इति धर्मा कह के रुक जाते हैं, तो वहां एक बात और समझना चाहिए कि दुनिया में सारे धर्मों के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें धर्म घर के अंदर रहता है, आपके हृदय के अंदर रहता है, आपकी वाणी पर होता है, हृदय में होता है, घर में होता है। और दूसरी जगह धर्म का इस्तेमाल जो होता है वो राजनीति के लिए होता है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए होता है, सत्ता हासिल करने के लिए होता है, जो सबसे पहले हिटलर ने किया था। इसको पॉलिटिकल रिलीजन आप कह सकते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो क्या सिखाता है? इस्लाम के बंधुत्व की, शांति की, अमन की सारी बातें खत्म कर देता है। पॉलिटिकल हिंदुइज्म की ये सारी अच्छी बातें खत्म कर देता है। और मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान ये अगर पहुंचाता है तो अपने ही धर्म वालों को पहुंचाता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आईएसआईएस, जिसको कहा गया सबसे कट्टरपंथी मुसलमानों का संगठन है, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अगर उसने 100 लोगों को मारा है तो उसमें से 98 मुसलमान हैं, जिनके फिरके अलग अलग थे, जो उनके सहमत नहीं थे। और ऐसे ही आरएसएस ने अगर 100 लोगों को गिरफ्तार किया है तो 50 तो उसमें हिंदू ही हैं। यकीन जानिए कि हम उनके ज्यादा बड़े दुश्मन हो जाते हैं। उनको लगता है कि इसको तो हमारी तरह बोलना चाहिए। खैर, तो 2 तरह के देश की कल्पना थी, कांग्रेस की कल्पना, आरएसएस और मुस्लिम लीग की कल्पना। तो मुस्लिम लीग तो चलो अंग्रेजों के सहयोग से अपना पाकिस्तान लेकर निकल गया, आरएसएस यहां पर रह गया। अब वो एक चिढ़ थी कि गांधी और नेहरू अगर इस देश में हैं, और जिस तरह से उनके पीछे जनता थी, आप इस बात को देखिए कि 1942 में आरएसएस पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ जाती है, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाती है। क्यों करती है इतना सब? क्योंकि उसको मालूम था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी मिलेगी और हम सत्ता में रहेंगे तो शायद अपना प्रभाव फैला सकें। और उस समय के अगर आप सावरकर के भाषण देते हैं तो इतनी मजेदार बात है कि सारे भाषणों में वो यही कहते हैं कि हिंदुओं के प्रतिनिधि हम हैं, कांग्रेस को वोट मत दो, हमें वोट दो, हिंदू महासभा को वोट दो। लेकिन जब इलेक्शन होता है 1946 में, तो सावरकर की पार्टी बुरी तरह से हारती है। इस देश के हिंदू
कांग्रेस को चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के तौर पर। यहां तक कहा जाता है कि उनके संगठन के लोगों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, कहा यह पार्टी है जो देश चला सकती है। तो निराशा आप समझ सकते हैं किस तरह की निराशा होगी। और उस निराशा में सिर्फ ये उम्मीद थी कि अगर गांधी और नेहरू पर्दे से हट जाएं तो शायद इस देश की सत्ता पर हम कब्जा कर सकें। यहां एक किस्सा आपको और सुना देता हूं। हफीज जालंधरी जो है वो पाकिस्तान के नेशनल शायर थे, नेशनल पोएट थे। शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर भेजा था कि भाई बात करो दोनों तरफ के कश्मीर वालों, और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके मरना चाहता हूं। तो बात चल रही थी। अब हफीज साहब ने यह कहा कि देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई फर्क है ना, तो वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू है। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू मर जाएगा उस दिन देखेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना फर्क रह जाता है। और कहानी इसके बाद शुरू होती है कि थोड़ी देर बाद आते हैं हफीज साहब और जमीन पर बैठ जाते हैं, अपने बाल नोचने लगते हैं और रोने चिल्लाने लगते हैं और काली जबान काली जबान काली जबान कहते हैं। तो लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा नेहरू मर गए। ये मोहब्बत आप पैदा करते हैं कि एक तरफ दुश्मन देश का जो राष्ट्रीय कवि है वो ये भी जानता है कि भारत अगर आज पाकिस्तान से आगे है तो वो नेहरू की वजह से है, और दूसरी तरफ नेहरू मरते हैं तो वो रोता भी है। ये इज्जत आप पैदा करते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान चला गया, दूसरी तरफ भारत था, और भारत को ये लोग चाहते थे अपने तरीके का देश बनाना। और यही वजह थी कि उस राह में सबसे बड़ा रोड़ा इनको अगर कोई नजर आता था तो वो पंडित नेहरू नजर आते थे और महात्मा गांधी नजर आते थे। और अगर आप देखेंगे तो आजादी के पहले से कम 7 बार गांधी जी के ऊपर हमले हुए थे। और मुझे इसीलिए बहुत दुख होता है कि इनमें से 4 हमले तो तब हुए थे जब वो अछूत आंदोलन चला रहे थे, छुआछूत विरोधी आंदोलन चला रहे थे। और उस आदमी को आज कहा जाता है कि वो जातिवादी था, ब्राह्मणवादी था, जो अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन चलाता है और उसके ऊपर हमले होते हैं। जानलेवा पुणे में तो 2 कारें थी, एक कार उड़ा दी गई थी, उसमें 3 लोग मारे गए थे। बस ऐसा था कि एक ही जैसी कारें थी, गांधी जी पीछे वाली कार से आ रहे थे, वरना मर गए होते उसी समय। एक जगह ट्रेन की पटरियां निकाल ली गई थी कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। तो गांधी जी को मारने की तो 7 बार कोशिशें हुई थी, 8वीं बार में लोग सफल हुए हैं। क्यों गांधी इतने बड़े दुश्मन थे इनके? क्यों दिक्कत थी इतनी ज्यादा गांधी से इनको? अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे, उनको नहीं मारना था। आप चलो बड़े हिंदूवादी बन रहे हो तो आप जिन्ना के ऊपर हमला करते, समझ में आता। गांधी से ज्यादा हिंदू कौन था? सुबह प्रार्थना के साथ होती थी, रात प्रार्थना के साथ खत्म होती थी। मरे तो मुंह पर हे राम था। समस्या यही थी कि एक अच्छा हिंदू होने के बावजूद उनका इस बात में पूरा भरोसा था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना सिखों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सबका है। और इसीलिए जब हम लोग छोटे थे तो हम कौन सा नारा पढ़ते थे? अनेकता में एकता। ये भारत का सिद्धांत था, जो गांधी और नेहरू का दिया हुआ सिद्धांत था। और इसी अनेकता को जब एकता में अनेकता में बदला जा रहा है, तब क्या हो रहा है? पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही है, मणिपुर लगातार जल रहा है, और बाकी देश में क्या हो रहा है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप रोज बरोज सड़कों पर वो चीज देख रहे हैं छोटे शहरों में। तो गांधी हत्या को समझने के लिए बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि जो कपूर कमीशन बना था, उस कपूर कमीशन ने अपना ये स्टेटमेंट दिया था, अपना ये आखिरी स्टेटमेंट जो होता है, कंक्लूजन होता है, वो दिया था कि गांधी की हत्या में सावरकर और उनकी गैंग के अलावा किसी और का रोल हो ही नहीं सकता। तो ये तो अब क्लियर है कि सावरकर और उनके लोगों ने प्लान किया था, बहुत साफ है, रिकॉर्ड्स में है, मैंने तो लिखा भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांधी की हत्या एक नाथूराम गोडसे द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं थी। ये हत्या एक विचारधारा द्वारा दूसरे विचारधारा की हत्या थी। और इसको आप इस तरह से समझेंगे तभी समझ में आएगा कि गांधी और नेहरू की लड़ाई उस समय कितनी खतरनाक थी। जान का खतरा उठाकर लड़ रहे थे, अंग्रेजों से ज्यादा इन लोगों से उनको जान का खतरा था। अब चलिए, आजादी मिल गई आपको। आजादी मिलने के बाद एक समय तक तो ये लोग दबे छुपे रहे। गांधी हत्या के बाद आरएसएस का काम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन धीरे 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 होता क्या है ना कि जब संघर्ष करके हम कुछ पा जाते हैं तो फिर संघर्ष को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो देश धीरे धीरे गांधी और नेहरू को भूलने लगा। कई बार मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार का कि सरकार के बहाने कम से कम गांधी और नेहरू पर बात तो हो रही है, वरना 2014 के पहले हम गांधी और नेहरू को धीरे धीरे भूल रहे थे। 2 अक्टूबर 14 नवंबर को माला पहनाया और माला पहनाकर निकल गए, इससे ज्यादा हम कुछ खास कर नहीं रहे थे। तो अब देखिए, जब इतिहास करवट बदलता है धीरे धीरे,
देश के अंदर धार्मिक विद्वेष फैलाने में सफलता मिलती है तो सबसे पहला काम क्या शुरू किया जाता है? सबसे पहले किसको बदनाम करने की जरूरत महसूस होती है? जब जिंदा थे तो मारने की जरूरत महसूस हुई, और जब मर गए हैं तो उनके स्मृतियों को कलंकित करने की जरूरत महसूस होती है, उनके इतिहास को कलंकित करने की जरूरत होती है, उनको मारने की जरूरत होती है। तो वो खेल शुरू होता है जिसको अब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय या व्हाट्सएप विश्वविद्यालय कहा जाता है, क्योंकि उनका इतिहास भी इनके लिए बहुत दिक्कत तलब था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, कभी वो वीडियो बार बार वायरल हो जाती है। एक टीवी चैनल के लिटरेचर फेस्टिवल में मैं था और मुझसे कहा गया कि नेहरू जी ने तो माफी मांगी थी नाभा में। और जब मैंने पूछा कि भाई नेहरू जी ने माफी मांगी थी, कहां है वो माफी, तो मेरे बगल में जो एंकर बैठी हुई थी वो व्हाट्सएप उसकी फेसबुक की एक पोस्ट निकाल रही थी, और जो प्रोफेसर बैठा हुआ था उसके पास इस बात का जवाब नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि नेहरू ने जीवन में कभी माफी नहीं मांगी। आप सोच के देखिए कि नाभा के बारे में जो भी हम जानते हैं वो नेहरू के लिखे से जानते हैं। अगर नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा होता तो कोई जानता ही नहीं कि नाभा में क्या हुआ था। और उसको ऐसे पलट दिया जाता है जैसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और माफी मांग के बाहर निकल आए, जबकि वहां पर सल्तनत का राज था, वहां पे सिख सल्तनत का राज था, और जो कुछ है वो मैं बहुत डिटेल में कई बार बता चुका हूं। माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक लेटर मैं लिख देता हूं, तो नाराज हो गए कि आप मेरी रिहाई के लिए लेटर लिखोगे, और कहा जाता है कि माफी मांग ली। ये नहीं बताया जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने कभी जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। गिरफ्तार होने के बाद कहते थे कि जो बड़ी से बड़ी सजा संभव हो वो हमें दो। फिर कहा जाता है कि वो तो रेस्ट हाउस में रहते थे। तो भाई, जब प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया था तो रेस्ट हाउस में क्यों रखा था? प्रियंका जी को ले जाके रखा होता दिल्ली में, तिहाड़ में। इसलिए रखा था क्योंकि प्रियंका जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, और एक अहिंसक आंदोलन द्वारा एक बच्ची जिसके साथ जिना हुआ था, जिसके साथ अत्याचार हुआ था, उसके यहां जा रही थी। तो अगर आजादी के बाद विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करके रेस्ट हाउस में रखा जाता है, तो आजादी के पहले भी विपक्ष के वो नेता थे और कोई रेस्ट हाउस में नहीं रखा जाता था। इस झूठ से भी आप मुक्ति पा लीजिए। रेस्ट हाउस में बहुत कम रखा गया। कम से कम पंडित नेहरू को तो इस देश की सबसे खतरनाक जेलों में रखा गया। नैनी जेल में रखा गया, कलकत्ता के जेल में रखा गया, मसूरी के जेल में रखा गया, और नैनी जेल में जहां रखा गया था वो जमीन के नीचे का वार्ड था जहां उनको रखा गया था। 1942 के बाद जब समझ में आ गया अब यहां से जाना है और हमारे बाद इन्हीं का राज होगा, तब अंग्रेज थोड़ा बराबरी में बात करने लगे, जबकि फोटो आपके सामने आती है और बाकी सब आती है। तो जिससे डील करना है उससे बराबरी में बात करेंगे ना। जिससे डील करने आप जाएंगे, मकान भले वो बेच रहा है लेकिन आज की डेट में उसका मकान है, तो जो खरीदने आएगा उससे इज्जत से बात करेगा ना। उसको कहां से हड़का सकता है? तो उनको मालूम था कि आजादी मिलने वाली है, और डील ही सारी ऐसी की हो रही थी कि कैसी आजादी होगी, ये जमीन कहां जाएगी, वो जमीन कहां आएगी, तब बराबरी में बात हो रही थी। वरना पंडित नेहरू के पीछे जिस तरह से पड़ी हुई थी सरकार, ये 10 साल जेल में लगभग रहे। कहानियां सुनाने लगे तो रात हो जाएगी, कहानियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन पूरा का पूरा जो एक चरित्र हत्या का खेल चलाया गया, एक चरित्र हत्या का खेल चलाया गया, उसका कारण बहुत साफ था। आप सत्ता में आ चुके थे लेकिन इतिहास आपका गड़बड़ था। जैसे मान लीजिए किसी के बाप दादे चोर रहे हों और वो अचानक पुलिस में बड़ा अधिकारी बन जाए, तो वो पहला काम ये करेगा कि अपने बाप दादे का इतिहास बदलेगा। अगर कहीं से एफआईआर होगी अंदर से तो निकलवा के गायब कर देगा। किससे चलाएगा कि अरे वो तो आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, चोरी में जेल नहीं गए थे। तो जिसके साथ भी आदमी जब बड़ा हो जाता है तो अपने इतिहास को भी बड़ा करना चाहता है। कोई गरीब आदमी अगर रईस हो जाता है तो वो 3 पीढ़े पीछे जाके कहता है कि ये हमारे फलाना दादा जो थे उनकी चीनी मिल की, उनके पास चीनी मिल था या खांडसारी मिल थी, वो तो बाद में गड़बड़ हो गया, हम लोग गरीब हो गए, हम फिर अमीर हो गए। ये नॉर्मल सी बात है, आदमी चाहता है, गौरव मिलता है उसको। और आपके पास गौरव करने के लिए कुछ नहीं था। आपके पास एक शहीद नहीं था, आपके पास एक आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। तो फिर आपके क्या समझ में आया कि जो असल में हीरो हैं उन्हीं को विलन बना देते हैं? तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा कि भाई तुम्हारे पुरखे क्या कर रहे थे। अब सोचिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनसे तो रोज सवाल पूछा जाता है कि नेहरू जी ये कर रहे थे, नेहरू जी वो कर रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं पूछा जाता है कि गोलवरकर जी क्या कर रहे थे। ये कभी नहीं पूछा जाता है कि सावरकर के यहां गोडसे क्या कर रहा था। रत्नागिरी में जब सावरकर थे तो गोडसे उनसे मिलने गया था, वो क्या कर रहा था। ये कभी नहीं पूछा गया है कि गांधी की हत्या में जितने लोग शामिल थे वो सब कभी ना कभी सावरकर के करीबी क्यों रहे थे।
यह सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। यह सवाल कभी नहीं पूछा जाता है कि गोडसे ने गांधी को मारा तो बंदूक कहां से मिली। वो बंदूक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, जो इटालियन बरेटा थी, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो उस समय रियासत होती थी उसकी संपत्ति थी, वो आखिर गोडसे के हाथ में कैसे पहुंच गई। ये सवाल कभी पूछा जाता है? कभी नहीं पूछा जाता है, जबकि सब कुछ बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। जब मैं रिसर्च करने गया तो सब कुछ रिकॉर्ड में है, कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में है। आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छे अच्छे लॉयर्स पढ़े हैं, आपको पता है कि कोर्ट का सारा काम लिखित में होता है, तो वो रिकॉर्ड बड़ा अच्छा मेंटेन होता है। लेकिन कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता है, कभी ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि गांधी हत्या के पीछे असल में कौन से लोग थे। मान लिया जाता है, और मान लिया जाए इसके लिए कहानी क्या चलाई जाती है कि अच्छा हुआ गांधी जी मर गए, वरना पता नहीं क्या क्या और होता। दरअसल अच्छा हुआ गांधी जी शहीद हो गए, और ये देश जो धार्मिक पागलपन में डूबा हुआ था, वो गांधी हत्या के शोक में उससे बाहर निकल आया, और आरएसएस और इनके लोगों के लिए राजनीति करना कम से कम अगले 30-35 साल तक बेहद मुश्किल बना दिया। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये इतिहास की बातें हैं जो यहां बैठे 90% लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे समय की राजनीति को जिस तरह से खेला जा रहा है उस पर भी नजर डालने के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। आज हमारे सामने विपक्ष है जो सरकार से लड़ रहा है, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी राजनीति में आते हैं, और अचानक से पप्पू का पूरा एक परसेप्शन शुरू होता है, और फिर पता चलता है कि कई हजार करोड़ रुपए इसी में खर्च कर दिए गए कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर बदनाम किया जाए। इतनी सारी कहानियां उनकी, इतनी सारी चीजें उनकी लगातार चलानी शुरू की जाती हैं। ये वहीं से शुरू हुआ है। एक तरफ इतिहास को विकृत करना, और एक तरफ जो वर्तमान में लीडर आपके सामने है, लड़ाई लड़ रहा है, उसको विकृत करना। तो ये जो विकृत करने का खेल है, बदनाम करने का खेल है, ये खेल तब खेलना पड़ता है जब आपके पास सामने वाले के सवाल का जवाब नहीं होता है। जब सामने वाला सवाल पूछे और आप कहें कि इतनी गंदी शर्ट पहन के क्यों आ गए, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है। जब सामने वाला पूरा देश पैदल नापने को तैयार हो जाए और आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं होगा, तो आप कहेंगे जिस कमरे में रात को सोता है वो कमरा तो बड़ा खूबसूरत है। अब आप ये बताओ यार, जिसके मतलब खानदान में 3-3 प्रधानमंत्री रह गए, वो रात को अगर एक एसी वैन में सो रहा है, तो इसमें क्या आश्चर्य है? एक तरफ एक आदमी है जो जहां जाता है विदेश में, उसको 10 लोग नाचने वाले चाहिए होते हैं कि 10 लोग नाचें, वो देखे, उसका वीडियो जाए। जिसको पुरानी जहाज पसंद नहीं आती है, जो कई हजार करोड़ की नई जहाज खरीदता है, जो दिन के 4 कार्यक्रमों में 4 बार कपड़े बदल देता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो सब सरकारी खर्च पे होता है, वो सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे पे होता है। आप अपने पैसे से 5 स्टार में रहें चाहे 1 स्टार में रहें, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ता है। सवाल पूछा जाता है कि वो उस वैन में क्यों थे। नीट का पूरा मामला आता है, और आप देखते हैं कि कांग्रेस उठाती है, समाजवादी पार्टी उठाती है, सारी विपक्ष की पार्टियां उठाती हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे को गायब कर दिया जाता है। दिल्ली में एक नए तरह का नाटक रचा जाता है जहां पर सारा कुछ होता है। मैं उस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। इसका बस एक एग्जांपल दूंगा कि देहरादून में राहुल गांधी जाते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, जगह कैंसिल कर दी जाती है, और जगह कैंसिल करने के बाद जो नई जगह मिलती है उसके बगल में नाच गाने का प्रोग्राम रखवा दिया जाता है कि भीड़ ना हो। उसके बावजूद जबरदस्त भीड़ होती है। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं, मीडिया के साथी यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं कि फील्ड के लोग हैं, क्या छपता है नेशनल में क्या नहीं छपता है उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इशारा कर रहा हूं। देश के किसी अखबार के पहले पन्ने पर राहुल गांधी की न्यूज नहीं आती है। दैनिक भास्कर के 7वें पन्ने पर एक कॉलम की न्यूज आती है। जंतर मंतर पर 250 लोग होते हैं और वो दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलता है, लेकिन 15,000 लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, छात्र इकट्ठा होते हैं। जिस बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी उसके पिता जाते हैं और उसको न्यूज से गायब कर दिया जाता है। ये जो पूरा खेल चल रहा है, और इसके साथ जो हिंदू मुसलमान का पूरा नाटक फैलाया गया है, उस पर तो घंटों घंटों बोला जाए तो भी कम होगा। मैं इतने सारे शहरों में जाता हूं, अगर किसी मुस्लिम दोस्त के यहां जाता हूं उसके 4 हिंदू दोस्त होते ही होते हैं, किसी हिंदू दोस्त के यहां जाता हूं उसके 4 मुस्लिम दोस्त होते ही होते हैं।
शहरों में चौराहों पे आप बैठेंगे, हिंदू मुसलमान सब आपको दिखाई देते हैं। कोई ऐसी ईद नहीं जाती है कि 50 लोग मुझे ना बुलाएं, कोई ऐसी होली नहीं होती है कि मुस्लिम दोस्त ना आए। ये सब तो इसी देश में हो रहा है ना। लेकिन इसी देश में लगातार सोशल मीडिया और बाकी सबसे नफरत का एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि ऐसा लगता है कि किसी भी शहर में आप जाएंगे तो हिंदू मुसलमान तलवार निकाल के किसी कोने में लड़ रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जितनी नफरत सोशल मीडिया पर है उतनी जमीन पर नहीं है। खासतौर पर छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, जहां भाई, चाचा, नाना और दादा का रिश्ता बना हुआ है। लेकिन उसको लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप इसमें फंसे रहेंगे तो जो असली मुद्दे हैं वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। आप अगर इसमें फंसे रहेंगे तो आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई आरएसएस ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बनवाई है, बाकी तो केवल थोड़ा थोड़ा है, राम मंदिर बनवाई है, उसमें चोरी कैसे हो गई। ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। ये सवाल आप नहीं पूछेंगे कि सड़कें बन रही हैं, शानदार सड़कें बन रही हैं, लेकिन लोगों के पास रोजगार कहां है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि वियतनाम जैसा देश हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे करता है। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि चाइना से हम पिछड़ते पिछड़ते वहां क्यों चले गए कि अब चाइना से शायद हम कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। आप ये सारे सवाल नहीं पूछेंगे। आप सवाल क्या पूछेंगे? नेहरू जी तो मुसलमान थे ना, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर इसको बिल्कुल टेढ़े तरीके से जवाब देना हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या थे, उससे क्या तय होता है? नेहरू मुसलमान थे, गांधी मुसलमान थे, तो भाई मुसलमानों ने तो बड़े शानदार शानदार लोग पैदा किए। अगर गांधी, नेहरू सब मुसलमान थे तो मुसलमानों ने बड़े शानदार शानदार लोग पैदा किए जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। भगत सिंह करते रहते हैं। अगर इनको ये बता दूं मैं कि भगत सिंह की जो नौजवान भारत सभा थी वो वहां चली गई थी कि आज कल्पना नहीं किया जा सकता है। लाहौर में झटका और हलाल मीट एक साथ पकाते थे और युवाओं को खिलाते थे कि हम ये सब मानते ही नहीं है। अगर ये बात इनको पता चल जाए तो भगत सिंह की फोटो तो लगाते हैं, भाग जाएंगे भगत सिंह के नाम से। अगर इनको पता चल जाए कि लाला लाजपत राय जो उनके गुरु जैसे थे, नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय ने बनाया था जहां भगत सिंह पढ़े थे, जब वो हिंदू महासभा के करीब जाते हैं तो भगत सिंह एक पर्चा निकालते हैं और उनको दे के आते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। और फिर उन्हीं लाला लाजपत राय पर जब डंडा चलता है तो सैंडर्स की हत्या करते हैं, जिसके चक्कर में उनको फांसी होती है। तो सांप्रदायिकता के इतने खिलाफ थे भगत सिंह। अगर ये बात इनके समझ में आ जाए तो शायद भगत सिंह का कभी नाम नहीं लेंगे, उनका भी चरित्र हनन करना शुरू कर देंगे। कौन जाने कल को कहें कि भगत सिंह भी मुसलमान थे। तो ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके पास अपना कोई हीरो नहीं है। आजादी की लड़ाई में एक चीज आप बहुत क्लियर देखेंगे, जो बात मैं बार बार कहता हूं, कि दो रास्ते आपको दिखाई देते हैं, एक भगत सिंह का रास्ता, एक गांधी का रास्ता। ये रास्ते कैसे हैं कि मुझे लौट के दिल्ली जाना है तो एक दोस्त कहें कि कहां फ्लाइट के चक्कर में पड़े हो, ट्रेन से चले जाओ। दूसरे दोस्त कहें कि फ्लाइट से चले जाओ, लेकिन दोनों पहुंचाएंगे मुझे दिल्ली। यानी एक बंदूक का रास्ता था, एक अहिंसा का रास्ता था, लेकिन आजादी का रास्ता दोनों का था। और दूसरा रास्ता था जिनको आजादी चाहिए ही नहीं थी, जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। और इसमें जब आप फर्क देखेंगे तो आपको बहुत मजेदार चीज समझ में आएगी। जितने लोग इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे वो सब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। सुभाष बाबू हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, भगत सिंह हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, तिलक, आपके लखनऊ में कांग्रेस हुई थी जिसमें पहली बार जिन्ना और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था और तिलक का बहुत ज्यादा वो किया गया था, उस समय विरोध किया गया था। तो तिलक ने कहा कि अभी हमारी जो लड़ाई अंग्रेजों से है वो तिकोनी है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ अंग्रेज है, लेकिन जब हम एक हो जाएंगे तो अंग्रेजों से हमारी सीधी लड़ाई होगी और तब जीत की संभावना होगी। तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले किसी आदमी को, यहां तक कि विनायक दामोदर सावरकर जब तक जेल नहीं जाते हैं अंडमान, उनकी 1857 पर लिखी हुई किताब पढ़ लीजिए, बहादुर शाह जफर की तारीफ आपको मिलेगी। वो कहते हैं उस किताब में कि एक जमाना था जब हिंदू मुसलमानों के बीच में विरोध था, लेकिन अब हमको वो सब भूल जाना चाहिए और अंग्रेजों से साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो जब वो वाकई वीर थे, जब वो वाकई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके समझ में आ रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के बिना ये नहीं हो पाएगा। और जो लोग आजादी के खिलाफ थे, जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे आरएसएस हो, ये सारे के सारे सांप्रदायिक थे। और यही आज भी सच है। जो हिंदुस्तान को एक बनाए रखना चाहता है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है, जो चाहता है कि हिंदुस्तान की प्रगति हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करता है। और जिसको इस देश को लूटना है, जिसको इस देश की बर्बादी की कोई चिंता नहीं है,
वो सांप्रदायिकता की बात करता है। ये इतना क्लियर डिवीजन आजादी की लड़ाई के पहले भी था और आजादी की लड़ाई के बाद भी है। इसलिए गांधी से गांधी तक या गांधी पर बात करते हुए हमें इतिहास में खो नहीं जाना चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। गांधी जी हमारे आप जैसे मनुष्य थे जिन्होंने अपने वक्त से सीखा और भारत के हिसाब से अहिंसा का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसमें देश के कोने कोने से हर तरह के लोग शामिल हो सके। और इसी लड़ाई के प्रोसेस में उन्होंने सीखा कि अगर इस देश को महान बनाना है तो जाति पाति का भेदभाव और धर्म का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए वो उनकी नजरों के कांटे बने जो चाहते थे कि ये देश बंटे, ये देश हिंदू मुसलमान में बंटे। जब तक अंग्रेजों के रहने की संभावना थी, चाहते थे कि यही हमारे रहनुमा बने रहें। वो उनके लिए गांधी उनकी आंखों के कांटे बने और उन्होंने गांधी हत्या की पहले कोशिशें की और फिर गांधी को मार दिया। और मजेदार बात आप ये देखिए कि गांधी मरने के बाद और महान हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर होते हैं जो अपने जमाने में, मतलब क्या कहा जाए, कि सड़क पे निकल जाए तो सड़कें कांपने लगती हैं, लेकिन जिस दिन मर जाते हैं कुत्ता भी नहीं पूछता है उनको। आज आप जर्मनी में जाएंगे, मैं जर्मनी गया था, मैंने कहा कि हिटलर का कुछ स्मारक वगैरह कहीं बना है, तो पता चला जर्मनी के अंदर हिटलर की किताब रखना भी अपराध है, आप नहीं रख सकते हैं। इटली में मुसोलिनी को आज कोई नहीं पूछता है। ब्रिटेन में भी चर्चिल को कोई बहुत नहीं पूछता है। लेकिन गांधी को देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, काफी टाइम हो गया अपनी बात, अब मैं खत्म करूंगा। एक छोटी सी जगह है तालिन, एस्टोनिया करके देश है, पहले रशिया का पार्ट था, छोटा सा देश है और उसमें तालिन उसकी राजधानी है। तो मैं वहां गया और मैंने कहा भाई तालिन में गांधी जी की एक मूर्ति तो है, मैंने ऑनलाइन देखा है। 3-4 लोगों से पूछा, किसी ने बताया नहीं। फिर हमने गूगल किया, कहीं से मिला। हम लोग गए, बारिश हो रही थी और गांधी जी की मूर्ति का माल्यार्पण करके आए। तो संयोग से वहां पर एक हमारे जो मित्र थे, उनके एक मित्र थे जो वहां की सरकार में अच्छे पद पर थे। तो शाम को हम लोग का वहां पे डिनर था, हम लोग गए, बात हो रही थी। तो हमने कहा कि गांधी जी की मूर्ति इतना किनारे क्यों आपने लगाई? और उसके बाद जो उन्होंने बताया वो किस्सा आप सुनिएगा और सर पकड़ लीजिएगा। दरअसल गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश, जो दुनिया के देश बाकी रह गए थे जहां गांधी की मूर्ति नहीं थी, उन्होंने कहा भाई हमारे यहां भी गांधी की मूर्ति लगवा दीजिए। तो गांधी की मूर्तियां भारत से बनवाकर वहां पहुंचा दी गई। लेकिन हमारी जो महान सरकार है उसने वहां पर गांधी की मूर्ति लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। कई बार उन लोगों ने कहा कि आइए और उद्घाटन करने के लिए फला आ जाएं, ढिमका आ जाएं, नहीं गया कोई। तो उसके बाद जो जगह अवेलेबल थी उन लोगों ने खुद गांधी की मूर्ति लगा दी और वहां जो भारत के दूतावास के अधिकारी वगैरह थे उनसे बुलाकर विमोचन करा लिया। ये तालिन में हुआ, ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुआ, ये 2-3 जगह और मैंने देखा। इतनी ज्यादा अगर गांधी से दिक्कत है तो गांधी की शक्ल से थोड़े दिक्कत है, गांधी के कपड़ों से थोड़े दिक्कत है। गांधी भी गुजराती थे, आप लोग भी गुजराती हो, वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत गांधी के विचार से है। और यही बताता है कि गांधी मरने के बाद भी नहीं मरे हैं। कांग्रेस सत्ता में हो ना हो, कोई और पार्टी सत्ता में हो ना हो, गांधी इतने बड़े हो चुके हैं, गांधी के विचार इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि आप कितनी भी नफरत करते रहो, आपको माला पहनाना ही पड़ता है। विदेश से जब कोई आता है तो वो राजघाट जाने को कहता है, कोई नहीं पूछता है कि शिवाजी रोड पर जो सावरकर सदन है जरा देखने चलते हैं, कोई जाता है? सब गांधी को देखने जाते हैं, आप भले सत्ता में रहे। जिंदगी में गांधी कभी किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन बेताज बादशाह तब भी थे और बेताज बादशाह अब भी हैं। सोचिए ना, एक आदमी जो ढंग से कपड़े नहीं पहनता था, एक आदमी बकरी का दूध पीता था। मतलब कई बार ये लगता है कि यार कैसे ऐसा कर लिया उन्होंने खुद को। एक आदमी जिसको अपने लिए कोई सुविधा, कोई पद नहीं चाहिए था। आजादी जब मिल गई, मान लीजिए गांधी जी कहते कि नेहरू, लोग कहते हैं गांधी जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, अरे पटेल को नहीं। मैं पूछता हूं कि गांधी जी खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? कौन सा आदमी होगा कि सारी आजादी की लड़ाई जिसकी लीडरशिप में चली और जब आजादी मिलने वाली थी तो कहे गद्दी से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको कुछ बनना ही नहीं है। नेहरू पटेल की बहस तो बात की बहस है। पहला सवाल तो यह पूछना चाहिए कि गांधी जी ने अपने लिए सत्ता क्यों नहीं ली, और तब आपको यह जवाब मिलेगा क्योंकि वो सत्ता की लड़ाई में नहीं थे, वो मुक्ति की लड़ाई में थे। और शायद बड़े भी इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने कभी बड़े बनने के लिए अलग से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं समझी। कभी अलग से रोज सूट बदलकर वो बड़े नहीं हुए थे, वो दुनिया घूमकर बड़े नहीं हुए थे। एक बार इंग्लैंड गए, फिर कहीं गए ही नहीं, हिंदुस्तान में ही रह गए। वो बड़े हुए थे अपने विचारों से।
वो बड़े हुए थे अपने बलिदान से, और वो बड़े हुए थे इस बात से कि भारत जैसे देश के लिए अहिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव और जातिवाद विरोध जैसे जो उन्होंने बीज बोए थे, आज भी वही 3 बीज हैं जिनके आधार पर आप देश को महान बना सकते हैं, और वही 3 बीज हैं जिनको ठुकरा कर आप देश को बर्बाद कर सकते हैं, जैसा आज किया जा रहा है। और एक किस्सा आपको और सुना दूं, क्योंकि मैं खुद को कहता हूं कि मैं नेहरूवियन हूं, तो एक किस्सा आपको और सुना दूं। एक देश है छोटा सा डेनमार्क, आप जानते हैं। डेनमार्क में एक बहुत छोटा सा शहर है, नक्शे पर आप देखेंगे तो आरहुस करके एक शहर है। आरहुस शहर की जो यूनिवर्सिटी है, वहां हमारे एक मित्र पढ़ाते हैं, मैं जाता रहता हूं, लेक्चर भी एक आध हुए हैं वहां पे। तो वहां हम लोग भटक रहे थे, आप लोग जानते हैं वहां तो गाड़ी घोड़ा ड्राइवर होता नहीं है, बसों में ट्रेनों में चलते हैं। तो अचानक एक जा रहे थे, एक रेलवे स्टेशन पड़ा जिसका नाम नेहरू आले था, नेहरू स्टेशन। तो मैंने उनसे कहा कि ये नेहरू स्टेशन अपने नेहरू पर है? तो बोले हाँ। मैंने कहा रुकिए, यहीं उतर जाते हैं, जाना कहीं और था। हम लोग रुक गए और देखा हम लोगों ने, वो फोटो अभी भी मेरे फेसबुक पे कहीं होगी, देखा हम लोगों ने कि नेहरू आले लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब बना है? तो बोले पढ़िए क्या कब बना है। तो मैंने देखा कि वो अभी हाल में बना हुआ था, और जिस समय बना था उस समय कांग्रेस की सरकार यहां पर नहीं थी। और पूरे शहर में इकलौता 2 स्टेशन सिर्फ हैं जो किसी बाहरी विदेशी के नाम पर हैं। उनमें से एक नोबेल प्राइज विनर कोई है, उनके नाम पर है, और दूसरा पंडित नेहरू के नाम पर है। 1964 में पंडित नेहरू मर जाते हैं, और उसके तकरीबन आप देखते हैं कि 60-70 साल बाद एक शहर की नगरपालिका अपने एक रेलवे स्टेशन का नाम पंडित नेहरू के नाम पर रखने का तय करती है, जबकि पंडित नेहरू उस शहर में कभी गए भी नहीं थे। पंडित नेहरू से वो शहर कहीं से जुड़ा भी नहीं है। तो किस चीज से जुड़ा था? पंडित नेहरू के विचार से। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति चलती रहती है। कई बार दिखता है कि लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि अब शायद कभी हटेंगे ही नहीं, संस्थाओं पे कब्जा हो गया है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है, लेकिन जिंदा विचार रहता है। और आखिरी संघर्ष विचार को करना होता है, बशर्ते उस विचार से जुड़े हुए लोग थोड़ा कम लालच करें। ऐसा नहीं है कि लालच ही ना करें, थोड़ा कम लालच करें, थोड़ा सत्ता के बिना रहना सीखें, थोड़ा संघर्ष करना सीखें। आप सोचिए ना, 150 साल आजादी की लड़ाई चली है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उसके 50% लोग तो आजादी मिलने से पहले मर गए होंगे ना, और शायद उनको उम्मीद भी नहीं होगी कि उनकी जिंदगी में कोई आजादी मिली थी, लेकिन वो लड़ते रहे। तो गांधी से तो मामला शुरू हो चुका है। हमारे और आपके पास कोई इतिहास है इसके लिए दूसरे वाले पास है कि कोई है नहीं हमारे पास, लेकिन गांधी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी